वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद साहबाज आलम, आप रमजान ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोबारा मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स को। मैट्रिक्स के टाइप्स से रिलेटेड चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स में, देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। फोर्थ में है नल मैट्रिक्स, जिसको दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स भी है। फिफ्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स्थ है ट्रायंगुलर, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे और इक्विलेटिव मैट्रिक्स के साथ 9 आर्टिकल कवर करके आज हम अपना चैप्टर क्लास आज का हमारा अपना क्लास कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास पहले आर्टिकल के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिमेंबर, आप लोगों ने एक रेक्टेंगल देखा होगा। रेक्टेंगल देखने में कुछ ऐसा होता है और जिसके साथ आपको क्लियर डेफिनेशन पता होगा, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता, उसे ही हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। इन सिमिलर मैनर अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर बुलाना चाहते हैं तो उसमें लेंथ और ब्रेथ यानी कि रो और कॉलम सेम नहीं होना चाहिए। अगर उसके रो और कॉलम का मतलब उसका ऑर्डर में रो और कॉलम डिफरेंट है तो आप कह सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आइडिया होगा। स्क्वायर वो होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ यानी कि रो और कॉलम का नंबर सेम हो, हम लोग उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं आपके सामने दो उदाहरण रखता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ A2 3। आपको पता है एक मैट्रिक्स है, 2 3 होने का मतलब उसके 2 रो और 3 कॉलम है। दूसरा एक मैट्रिक्स लेता हूँ A4 4। अब इन दोनों में से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले में रो कॉलम सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स हमारा हो गया रेक्टेंगुलर, और दूसरे में रो कॉलम सेम है तो वो हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इतने दूर तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के साथ बाकी बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस बारे में लेके होता है। लोग कहते थे कि रो मैट्रिक्स मतलब उसमें रो होगा कॉलम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रो मैट्रिक्स मतलब इट विल कंटेन ओनली अ सिंगल रो। रो मैट्रिक्स का मतलब उसमें केवल एक रो होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स इंडिपेंडेंट है, वो कितना वो हो सकता है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम होगा और रो उसमें में नहीं हो सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल रखता हूं, अगर मैं लिखूं 2 3 4 तो इस मैट्रिक्स को देख के बताइए, अब जब तक मैं बॉक्स में डालूंगा ये मैट्रिक्स नहीं होगा। इस मैट्रिक्स को देख के बताइए इसमें कितने रो हैं। इसमें केवल एक रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसी तरह से आप चाहे जितने एलिमेंट्स डाल दें तो इसमें क्या पता चला, एक रो है लेकिन कॉलम है 3। तो 1 क्रॉस 3 एक रिप्रेजेंट करता है रो मैट्रिक्स को। इसी तरह से अगर मैं एक मैट्रिक्स आपके सामने कुछ इस तरह से लिखूं 3 2 1 तो देखिए इसमें कितने कॉलम है, सिंगल कॉलम है और रो कितने हैं 1 2 3। तो क्या हुआ 3 रो और 1 कॉलम। तो कितने कॉलम दिखे, एक कॉलम, मतलब ये मैट्रिक्स ऐसा हुआ कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्लियर हो चुका है। नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे कार्डिनल्स और एलिमेंट्स या एंट्रीज, एक ही वर्ड है, तीनों अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही है। एंट्रीज कहना, कार्डिनल्स कहना और एलिमेंट्स कहना। इस वीडियो से पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा ये सारी चीजें क्या है। तो आपको पता चलेगा उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो। तो आप 2 क्रॉस 3 लिखे, 3 क्रॉस 2 लिखे, 2 क्रॉस 2 लिखे, यानी कि एक मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो, डजंट मैटर्स, अगर एक मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो है तो ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स। तो देखिए आपने यहां तक देखा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जो 3 टाइप थे ये मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंडेंट थे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, उस बेसिस पे हम लोग मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते थे। ऑर्डर देख के रेक्टेंगुलर, ऑर्डर देख के स्क्वायर, ऑर्डर पे ही डिपेंड करता था। अगर एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन नल मैट्रिक्स में हम लोगों ने पहले बार ऐसा डेफिनेशन पढ़ा जहां पर हम लोगों ने एलिमेंट्स को देख के आइडेंटिफाई किया। रिमेंबर, अगर सारे एलिमेंट्स जीरो है तो हम लोग उसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अगला जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए मैं आपके सामने ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा तभी डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है। और डायगोनल में मैं एलिमेंट रखूंगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आपके सामने लेता हूं। रिमेंबर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है तो मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले रहा हूं और कुछ इस तरह से लिखता हूं एलिमेंट 2 0 0 0 3 0 0 0 4। देखिए इसमें सिर्फ एक डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट है, इस डायगोनल में हो या इधर के डायगोनल में हो, किसी भी सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट है एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट्स भी है लेकिन वो क्या है, जीरो। इस तरह के कंडीशन में जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स दो स्पेसिफिक टाइप के हो सकते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डायगोनल के एलिमेंट्स को भी अगर आप कांस्टेंट कर देंगे टू 1, मतलब अगर कर देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए आपके सारे एलिमेंट जीरो है जैसे मैंने बताया।
सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन वो भी कितना है, 1। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम लोग इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स से क्या निकल के आया है, यूनिट मैट्रिक्स, या जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतने दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में समझाने स्टार्ट करता हूं। ये गिवन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इसमें डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट है, और डायगोनल के अलावा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो बच रहे हैं उनमें से एक ऐसा साइड है ना जो नॉन जीरो है। इस पूरे साइड में 2 एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। इवन अगर ये एलिमेंट भी जीरो हो जाए, इस कंडीशन में भी इसके क्या सारे एलिमेंट जीरो है, नहीं। तो इस तरह के मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग मैट्रिक्स को बुलाते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। रिमेंबर, यहाँ पर ये 6 और ये भी अगर 6 हो जाए तो क्या हुआ, अपर ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल्स एलिमेंट है प्रेजेंट यहाँ पर। तो इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह का होता है, एक हो गया अपर ट्रायंगुलर और एक हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसमें एलिमेंट्स ट्रायंगल पे फॉर्म कर रहे हैं ऊपर में, तो ये अपर ट्रायंगुलर है। अगर कहीं ये ऊपर में सारे एलिमेंट 0 हो जाते और नीचे में अगर 6 मान लेते हैं कि 6 6 2 है, तो नीचे में ट्रायंगल फॉर्म हुआ और ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। तो इसमें क्या पता चला, अगर अपर ट्रायंगुलर हुआ तो अपर के ट्रायंगल में एलिमेंट्स हो गया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0। लोअर ट्रायंगुलर हुआ तो लोअर में एलिमेंट होंगे, अपर के सारे एलिमेंट्स 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिक्स में अगला जो है वो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना कोई मैट्रिक्स का डिफरेंट टाइप नहीं है, बल्कि ये मैट्रिक्स पे होने वाला एक ऑपरेशन है। देखिए, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं, 2 3 4 5 6 7। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप बोल सकते हैं 2 क्रॉस 3 है। अब अगर आपको इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पता है तो आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म कर सकते हैं, और इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर भी आप बता सकते हैं। देखिए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए के पावर में टी, या फिर ए के पावर में डैश भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर ए के पावर में सी लिख के भी कभी कभी हम लोग उसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ बार का इस्तेमाल भी होता है। आप ए टी को ही मान के चलिए या ए डैश को ही मान के चलिए कि वो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा ट्रांसपोज के लिए। तो इसका ट्रांसपोज कैसे फॉर्म करेंगे? इसका ट्रांसपोज फॉर्म करने का तरीका है, जो रोज है उन सबको कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। रो कॉलम बन जाएगा, तो ये रो कॉलम बन गया ना, रो दूसरा कॉलम बन गया। आपके पास क्या हुआ, कितने रो थे, 2, कितने कॉलम थे, 3। आपको बोला गया ना रो को कॉलम कर दो, तो कितने कॉलम हो गए, सॉरी, रो को कॉलम कर दो, कितने रो थे, 2 रो थे, तो कितने कॉलम हो जाएंगे, 2 कॉलम। और कितने कॉलम थे, 3, तो कितने रो जो कॉलम थे वो रो बन गया, कितने हुए, 3। तो इस तरह से आपको क्या पता चला, रो और कॉलम देख सकते हो। आप सिंपली इसको रिवर्स कर दीजिए और आपको कॉलम में रो मिल जाएगा, वही होगा आपके ट्रांसपोज का ऑर्डर। आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना सीख गए होंगे, जो रो था उनको बस कॉलम में लिख दीजिए। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन नॉट अ टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स, बल्कि ये भी मैट्रिक्स के ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है। जो मैंने अभी आपको ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बताया, कभी अगर किसी सिचुएशन में आपके पास एक मैट्रिक्स हो ए, और आप देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज करने पर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, उस कंडीशन में आप मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में आप मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक का कंडीशन समझ में आ गया। क्या कंडीशन है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और अगर मैं बोलूं स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन है जो गिवन मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ये दोनों इक्वल होंगे नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि ट्रांसपोज में से नेगेटिव कॉमन करने पर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अगर और ट्रांसपोज करके ही इक्वल हो गया तो सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांसपोज करके नेगेटिव के इक्वल हुआ तो वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। इतने दूर तक आपको आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट आर्टिकल, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए जान लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ेगा। कंडीशन है इसके कुछ। आप कंडीशन में क्या चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर आपने पा लिया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो क्या आप कह देंगे आप कि वो मैट्रिक्स इक्वल हो गए? आंसर है नहीं। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना इज नॉट एनफ। दो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मैंने लिखता हूं, देखिए लिख रहा हूं ए बी सी डी, और दूसरा मैंने लिखा 1 2 3 4। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्या ये एलिमेंट्स इक्वल है? क्या ये सेट इक्वल है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है एलिमेंट्स के साथ। देखिए इसका एलिमेंट ए है, इसका एलिमेंट 1 है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है।
तो क्या एलिमेंट अलग अलग होगा फिर भी मैट्रिक्स इक्वल होगा? नहीं, एलिमेंट्स का सेम होना भी जरूरी है, यानी कि एक मैट्रिक्स केवल खुद के बराबर होता है। क्लियर? अगर आपसे मैं ये कह दूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि ये सब बराबर है, तो क्या हुआ? ए का वैल्यू क्या हो गया? 1। वैसे कंपेयर करके आपको बी की वैल्यू कितने मिलेगी? 2 एंड सो ऑन, आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा मैट्रिक्स का इक्वालिटी। मैट्रिक्स इक्वालिटी में दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी। पहला और इंपॉर्टेंट चीज कि दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। सेकंड, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने के साथ जरूरी है उसके कार्डिनल्स यानी एंट्रीज जो है वो भी इक्वल हो। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ, और हम लोगों ने अभी पढ़ लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप लोगों ने 2 वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साइड के आई बटन पर भी मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पर आपको बाकी वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, और अगर आपको किसी वीडियो की जरूरत है तो काइंडली हमें कमेंट करके बताइए किस वीडियो की आपको जरूरत है, हम आपके लिए वो वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।